हेलो एवरीवन। तो फर्स्ट तो अपन ने पहला चैप्टर करा था फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। उसके वीडियोस मैंने डाल दिए हैं आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर, आप उनको देख सकते हैं। आज मैं सेकंड चैप्टर ले रहा हूँ, दैट विल बी चेंज इन पीएसआर। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सीबीएसई में इस चैप्टर से रिलेटेड ही आगे क्वेश्चंस बनेंगे। तो इसमें गुडविल की वैल्यूएशन और बाकी चीजें आप यदि स्ट्रॉन्ग करोगे तो इसका बेनिफिट आपको हर चैप्टर में मिलेगा। मानिए एक तरह से बेस है। तो इसमें अपन क्या क्या देखेंगे वो मैं बात करता हूँ। देखो, सबसे पहले चैप्टर का नाम हो गया चेंज इन पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पीएसआर शॉर्ट में बोलते हैं इसको, राइट। इसके अंदर सबसे पहले बात करते हैं गुडविल की। एक्चुअली गुडविल होती क्या है? तो गुडविल के बारे में बात करें तो गुडविल इज वन टाइप ऑफ इनटांजिबल एसेट्स। गुडविल एक तरह की इनटांजिबल एसेट्स है, राइट। कैन नॉट बी सीन, देख सकते नहीं अपन उसको, गुडविल को सिर्फ रियलाइज कर सकते हो, महसूस कर सकते हो, है ना। कैन नॉट टच, राइट। अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो गुडविल को इफेक्ट करते हैं? मतलब गुडविल उन रीजन से कम या ज्यादा हो सकती है, राइट। तो वो कौन कौन से रीजंस होंगे, हम उसके बारे में बात करें। सबसे पहले देखिए, फेवरेट लोकेशन। यदि बिजनेस में लोकेशन मैटर करता है, यदि लोकेशन अच्छी होगी तो डेफिनेटली इसका बेनिफिट आपको बिजनेस में मिलेगा ही मिलेगा। तो यदि लोकेशन अच्छी है तो मतलब प्रॉफिट क्या होगा आपका, अपने आप इंक्रीज होगा। और यदि प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है इट मीन्स गुडविल इंक्रीज हो रही है, नंबर वन। नंबर टू, इफिशियंसी ऑफ द मैनेजमेंट। यदि मैनेजमेंट बहुत पावरफुल है तो डेफिनेटली मैनेजमेंट अच्छा होगा तो बिजनेस और ग्रो करेगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है बी सी सी आई। क्रिकेट में हमारे पास पहले कुछ भी नहीं था और आज बीसीसीआई पूरे वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट प्लेटफॉर्म है देखा जाए तो, बिकॉज ऑफ इफिशियंसी ऑफ द मैनेजमेंट। 2020 में देख लो, वर्ल्ड कप में देख लो, आईपीएल चला रखा है, कितना कितना पैसा अर्निंग करते जाते हैं, कितना कितना प्राइज मनी रखा जाता है। हर कोई प्लेयर इंडिया की तरफ से खेलना चाहता है या इंडिया में आके खेलना चाहता है, बिकॉज ऑफ यहाँ का मैनेजमेंट कितना बढ़िया हो गया जो इन चीजों को तवज्जो दे रहा है। लॉन्जेविटी ऑफ द बिजनेस, मतलब बिजनेस कितना पुराना है, जितना बिजनेस पुराना होगा गुडविल उतनी ही इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि एक्सपीरियंस का तो बेनिफिट मिलेगा ना बिजनेस को। पुराने कस्टमर तो कंटिन्यू रहते हैं, नए एवरी ईयर जुड़ते जाते हैं, तो उसका बेनिफिट हमेशा बिजनेस को मिलता ही मिलता है, राइट। नेचर ऑफ गुड्स। देखिए, यदि आपको शूज खरीदने हैं तो आप डेफिनेटली आप अपने एरिया के सबसे पोश एरिया में जहाँ पे उनके लेट आउट खुले हुए हैं, शोरूम्स खुले हुए हैं, आप वहां पे जाके खरीदोगे। लेकिन डेली कंज्यूमेबल गुड्स है तो आप डेली वहां नहीं जाओगे, क्योंकि रोज के कंजप्शन जिन आइटम्स का होगा उनके लिए अपन को बार बार वहां पे जाने की जरूरत नहीं। वो जो आपके आसपास लोकल एरिया में अवेलेबल है वहां से ही खरीदोगे। एक दिन चले गए, एक हफ्ता चले गए, 15 दिन चले गए, एक महीना चले गए, अलग बात है। बट पूरे साल भर कंटिन्यू 2-5 साल तक नहीं, ऐसा नहीं होता। बट आपको सपोज स्पोर्ट्स शूज खरीदने हैं, तो डेफिनेटली आप एक ऐसी पर्टिकुलर जगह पे जाओगे जहाँ आपको वैरायटी मिलेगी, जहाँ आप अच्छे प्रोडक्ट का लोगो देख सकते हो। ये बेनिफिट आपको वहीं मिलेगा, आपके आसपास के एरिया में नहीं मिलेगा। तो नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। यदि वो डेली यूज वाला आइटम है, मतलब आप डेली, अब कोई जूते तो रोज खरीदेगा नहीं, कोई महीने 2 महीने, साल में 2 बार या 4 बार खरीदेगा, तो डेफिनेटली वो शोरूम जाएगा। ऐसी जगह जाएगा जहाँ पे ज्यादा ज्यादा शोरूम हो, ज्यादा ज्यादा वैरायटी उसको अवेलेबल हो, राइट। लेकिन सपोज करो बिजनेस, घर की बात करें और घर के लिए सपोज उसको दूध लेके आना है, तो जो भी ब्रांड लोकल में अवेलेबल है उनके, वो वही परचेज करेगा, राइट। पोजीशन ऑफ द लाइसेंस। यदि आपने उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने का, सेल करने का लाइसेंस ले रखा है तो आपकी गुडविल मार्केट में बहुत अच्छी होगी। और यदि लाइसेंस नहीं ले रखा है तो गुडविल क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी, राइट। रिस्क, जितना रिस्क लोगे उतनी गुडविल बढ़ेगी। रिस्क का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, नॉर्मली अपन जितनी उधार दोगे उतना उधार, आपका ड्यूरेशन क्या है, कितने दिन में पैसा आ रहा है, 1 महीने में, 2 महीने में, 2 दिन में, 6 महीने में, 1 साल में। यदि आप ड्यूरेशन ज्यादा बढ़ाओगे तो सेल्स बढ़ती जाएगी, लेकिन रिस्क भी ज्यादा हो गया। कल को पार्टी पैसा ना दे तो, बैंक करप्ट हो जाए तो ये प्रॉब्लम्स अपने को फेस करनी पड़ती है। ये इसका मीनिंग हो गया, राइट। ट्रेंड ऑफ बिजनेस। ट्रेंड ऑफ बिजनेस का मतलब हो गया, देखिए पहले साल आपका ये प्रॉफिट था, देन ये हुआ, देन ये हुआ, तो एवरी ईयर आपका प्रॉफिट क्या है, इंक्रीज होता जा रहा है। तो ये ट्रेंड बता रहा है। ये ट्रेंड क्या बता रहा है,
कि हमारे पुराने कस्टमर तो थे ही, और एवरी ईयर हमारी ग्रोथ की वजह से हम नए कस्टमर्स ऐड ऑन करते जा रहे हैं, तो हमारे मार्जिन और हमारे प्रॉफिट इंक्रीज हो रहे हैं। ये हमारा ट्रेंड बता रहा है, राइट। फ्यूचर कंपटीशन, यदि आपको लगता है कि फ्यूचर में कंपटीशन है ही नहीं, आप ही एक ऑनर रहोगे, तो डेफिनेटली बिजनेस में ग्रोथ होगी, गुडविल इंक्रीज होगी, प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज होंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, एक पिडिलिटी कंपनी है जो प्रोडक्ट बनाती है फेविकॉल। पूरे मार्केट में या इंडिया की बात करूं तो फेविकॉल का दूसरा सब्स्टिट्यूट अवेलेबल ही नहीं। तो ये क्या है, एक तरह से मोनोपोली तो है, क्योंकि दूसरी कंपनी उसके अगेंस्ट में है ही नहीं उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। तो ये आपका फ्यूचर कंपटीशन हो गया कि कोई कंपनी नहीं है, तो आप ही सेंस आओ, जिस भाव पे बेचोगे पब्लिक उस भाव पे खरीदे, तो आपके मार्जिन इंक्रीज होंगे, राइट। कैपिटल रिक्वायरमेंट, जितना पैसा लगाएंगे, ज्यादा पैसा लगाओगे, ज्यादा प्रॉफिट्स मार्जिन पे इफेक्ट आएगा। इन्वेस्टमेंट ज्यादा करोगे तो आरओआई और सब कुछ ही है, तो ज्यादा पैसा लगाने से प्रॉफिट मार्जिन भी बड़ा ही होगा, लार्ज स्केल के फायदे मिलेंगे, तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा और गुडविल भी बढ़ेगी। और यदि मैन्युफैक्चरिंग कम यूनिट की कर रहे हो तो इन्वेस्टमेंट भी कम होगा, तो प्रॉफिट मार्जिन भी उसके हिसाब से आएंगे, तो गुडविल भी कम होगी। एंड स्टेबल, यदि गवर्नमेंट स्टेबल है आपकी बिजनेस में, मानी आपको लगता है कि गवर्नमेंट इस साल पूरे 5 साल रहेगी, तो गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी बना ली, आप ये मान के चलो वो 5 साल कंटिन्यू पॉलिसी रहेगी, वो पॉलिसी बार बार चेंज नहीं करेगी। इससे बेनिफिट आपको क्या होगा, आपने जो बिजनेस पर्पस सोच रखा है, आपको पता है कि गवर्नमेंट चेंज नहीं होगी, और गवर्नमेंट चेंज नहीं होगी तो कोई चेंजेस आएगा भी नहीं। तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा इस चीज का कि गवर्नमेंट क्या है, स्टेबल है, और गवर्नमेंट स्टेबल है तो इसका फायदा आपको मिलेगा ही मिलेगा। प्रॉफिट बढ़ेंगे क्योंकि आपने एक पॉलिसी फाइनल कर ली, पॉलिसी कंटिन्यू चलेगी, सेल्स का प्रोसीजर आपने सेट कर लिया, ये सारा पैरामीटर हो गया। तो ये इफेक्ट है। अब गुडविल के बारे में बात करते हैं कि गुडविल की वैल्यू कितनी है, मानी मैं कितने रुपए गुडविल के आपसे चार्ज करूं, कितने रुपए की मार्केट में गुडविल है, ये कैसे एनालिसिस करें। तो इसके कुछ मेथड हैं, उस मेथड्स के अकॉर्डिंग अपन डिसाइड करेंगे कि मार्केट में आपकी रेपुटेशन मानी गुडविल है कितनी। तो उसके बारे में देखते हैं। देखो ये तरीका हो गया गुडविल को कैलकुलेट करने का। इसमें कुछ मेथड्स हैं, मैं आपको सबसे पहले पहला मेथड बताता हूँ क्या है, राइट। पहला मेथड हो गया आपका है, वो है एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड हो गया। अब एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या करेंगे अपन, देखिए आपको कुछ ईयर्स के प्रॉफिट दे रखे होंगे, आपको क्या करना है, उन सबको प्लस करना है और नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करना। सपोज करो पहले साल के प्रॉफिट 30,000 है, 40,000 है और 20,000 है, 3 साल के प्रॉफिट। एवरेज के लिए क्या करना होगा, आप इन तीनों को प्लस कर लो, और नंबर ऑफ ईयर हो गए 3 से डिवाइड कर दो। तो देखिए 30 + 40 70 + 20 90, तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, 90/3। तो इसका मतलब एवरेज कितना हो गया, 30,000 आपका एवरेज प्रॉफिट हो गया। तो एवरेज के लिए क्या होगा, पास्ट ईयर्स प्रॉफिट दे रखे होंगे, आपको उनका क्या करना है, सम करना है और नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करना है। फिर गुडविल का क्या तरीका होगा, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, जितनी ईयर परचेज बता रखे हैं आप उससे उसको मल्टीप्लाई कर दोगे, ये इसका मीनिंग हो गया। हमेशा अपन यही क्यों लेते हैं, तो देखो एवरेज प्रॉफिट क्यों, बायर ऑलवेज वांट टू एस्टिमेट द फ्यूचर प्रॉफिट विच आर बेस्ड ऑन एवरेज परफॉर्मेंस। हमेशा बायर ये देखता है कि फ्यूचर में जो कमाओगे, इस समय की जो आपकी एवरेज परफॉर्मेंस है उतने आप आगे कमाओगे, इसलिए हमेशा अपन एवरेज प्रॉफिट को ही आधार बनाते हैं, बेस बनाते हैं, इसका मीनिंग हो गया। तो ये पहला मेथड हो गया। सेकंड मेथड इसके अंदर आता है, उसको अपन बोलते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल को कैलकुलेट करने का क्या प्रोसीजर होगा, तो देखिए मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए 2022, 23 और 24, ये 3 साल प्रॉफिट दे रखे हैं आपको 20,000 का, देन आपको दे रखा है 30,000 का, और देन आपको दे रखा है 50,000 का। आपको रैंक गिवन रहती है, मानी नंबर्स गिवन रहेंगे, वेट गिवन रहेगा, आप वेट भी बोल सकते हो। तो ये वेट 1, 2 और 3। इसको नंबर 1 दिया, इसको 2, इसको 3 क्वेश्चन में दे रखा है। 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 20,000, 30 को 2 से करोगे कितना हो गया 60,000, और 50 को 3 से करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 से यदि आप मल्टीप्लाई कर रहे हो
तो कितना हो जाएगा 1,50,000। अब आप तीनों का सम कर लीजिए, तो सम करेंगे कितना होगा 11, 12, 13, 230 हो गया, और इसका टोटल कितना हो गया 6। तो 230 को क्या करो आप, 230 डिवाइडेड बाय 6, मतलब क्या हो गया टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल वेट। टोटल प्रोडक्ट यहाँ पे कितना हो गया इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2,30,000, और टोटल वेट कितना हो गया 6। आप इसको 6 से डिवाइड कर दोगे कितना हो जाएगा ये 18, करीब अप्रोक्स मान लेते हैं 33,333 ये वैल्यू आ रही है। अब गुडविल निकालने, तो गुडविल का तरीका क्या होगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, जब आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी, राइट। ये इसका मेथड हो गया। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ये है आपका सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड के 4 स्टेप्स हैं। 4 स्टेप्स से अपन गुडविल तक पहुंचेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन सीबीएसई में जो आपको मिलेंगे पेपर्स के अंदर, वो इस मेथड के ऊपर मिलेंगे। ये आप कोई ना कोई क्वेश्चन में जरूर मिलेगा। तो देखिए इसमें क्या क्या होगा, 4 स्टेप्स अपने को फॉलो करने। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट। प्रिज्यूम करो एवरेज प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में गिवन है, और वो अपन प्रिज्यूम कर लेते हैं, ये ले लेते हैं अपन 1,20,000। मानिए आपने कमाया 1,20,000 रुपए, दैट विल बी एवरेज प्रॉफिट, राइट। नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब ये हुआ कि आपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कितना कर रखा है। सपोज करो आपका इन्वेस्टमेंट है कितना 2 लाख रुपए का, और नॉर्मल रेट आपको दे रखी है 20%। इसका मतलब ये हुआ 2 लाख रुपए लगा के 20% तो हर कोई कमा लेगा। 2 लाख को 5 लाख कर देते हैं, कैलकुलेशन इजी होगा। सपोज करो आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है 5 लाख का, और नॉर्मल रेट चल रही है 20%। इसका मतलब 5 लाख रुपए लगा के 20% तो हर कोई कमा लेगा। तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो गया, इसको कैलकुलेट करेंगे, इट्स बिकेम ₹1 लाख, राइट। अब आपका सुपर प्रॉफिट कितना हुआ, तो एवरेज प्रॉफिट कितना दे रखा है 1,20,000, और नॉर्मल कितना दे रखा है 1 लाख। तो आप दूसरों से कितने सुपीरियर हो गए 20,000। ये आपका क्या आ गया, सुपर प्रॉफिट आ गया। आप गुडविल निकालने, तो जो सुपर प्रॉफिट आपको दे रखा है 20,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर 3, 4, 5 क्वेश्चन में गिवन रहेगा, मल्टीप्लाई कर दो। तो मतलब यहाँ पे 4 स्टेप हुए, पहला एवरेज, देन नॉर्मल प्रॉफिट, देन सुपर प्रॉफिट, और देन गुडविल। इस तरीके से अपन वैल्यू निकालेंगे, राइट। इसके बाद में आता है आपका वो मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड। अब इसमें देखिए कैपिटलाइजेशन मेथड में क्या होगा, तो कैपिटलाइजेशन में एवरेज प्रॉफिट से कैपिटलाइज करना है या सुपर प्रॉफिट से, तो एवरेज से कैपिटलाइज करना है। अभी जो एग्जांपल था उसमें देखिए एवरेज प्रॉफिट आपका कितना था, मैंने आपको बताया था 1,20,000, और नॉर्मल प्रॉफिट कितना था, नॉर्मल प्रॉफिट था 1 लाख, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मैंने क्वेश्चन में प्रिज्यूम करी थी 20%। अब देखो क्या तरीका होगा, आपने बिजनेस में कितना कमाया 1,20,000 रुपए। मैंने आपके सामने प्रपोजल रखा कि मेरे को भी 1,20,000 कमाने, तो मेरे को कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा बिजनेस में। इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100। यदि 20% नॉर्मल रेट रिटर्न चल रही है तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो अमाउंट कितना आ जाएगा 6 लाख। मतलब आपको 6 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा 1,20,000 कमाने के लिए, और आपने कितने में कर लिया, लेस कैपिटल एम्प्लॉयड। आपका 5 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट में ये काम हो गया। आपकी जगह मैं करूंगा तो 6 लाख रुपए लगाऊंगा, और आपने 5 लाख में भी कर लिया। इसका मीनिंग हो गया 1 लाख रुपए की मार्केट में आपकी गुडविल होगी, रेपुटेशन होगी। सुपर प्रॉफिट से कैपिटलाइज करना है, तो इसमें सुपर प्रॉफिट आपका कितना आया था, सुपर प्रॉफिट आया था 20,000, और नॉर्मल रेट कितनी दे रखी क्वेश्चन में 20%। आपने 20,000 रुपए मेरे से ज्यादा कमाए, मेरे को भी ये कमाने, तो मेरे को कितने और रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तो 20,000 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100, ये 1 लाख आ गया। मतलब कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में सिंपल एक फॉर्मूला लगेगा, जबकि कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में पहले वो वैल्यू फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकालने के बाद में कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस भी करना पड़ेगा। माने इसमें 2 स्टेप्स हो गए और इसमें 1 स्टेप हो गया। ये अलग अलग इसका मीनिंग हो गया, राइट। इसके बाद में आता है आपका एन्युटी मेथड आपके लिए। देखिए गुडविल,
तो यहाँ पे अपने को एक्चुअल प्रॉफिट निकालना है, वो एक्चुअल प्रॉफिट के बारे में मैं आपको बात करता हूँ कैसे करेंगे, ये चीज आपको सीखना है, राइट। 2 मिनट। एक सेकंड। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर अपने को कैलकुलेट करना होता है एवरेज प्रॉफिट। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, अपन बनाएंगे पी एंड एल। ये पी एंड एल बन गया, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, राइट। डेबिट साइड में आते हैं लॉसेज और क्रेडिट साइड में क्या आता है, प्रॉफिट मानी इनकम। अब देखिए क्वेश्चन में पहला है एबनॉर्मल लॉसेज डेबिटेड इन पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आपने क्या करा, लिख दिया नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस मतलब लॉस बाय फायर, आपने यहाँ पे लिख दिया लॉस बाय फायर। इससे नेट प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ा, अपना नेट प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया। नेट प्रॉफिट कम हो गया तो अपन क्या करेंगे, इसको यहाँ से हटाएंगे, और जब आप इसको यहाँ से हटाओगे तो अपना प्रॉफिट क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो अपन क्या करेंगे, इसको यहाँ पे प्लस कर देंगे, ये आप यहाँ पे प्लस करो, ये प्लस हो गया। सेकंड पार्ट, एक्सपेंसेस नॉट डेबिटेड इन पीएनएल, पीएनएल में आपने डेबिट नहीं करा। तो देखिए पीएनएल में डेबिट नहीं करा तो इसका मतलब आपका नेट प्रॉफिट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, क्योंकि आपने यहाँ पे एक्सपेंसेस तो लिखे ही नहीं। अब आप एक्सपेंसेस लिखोगे इसका मतलब प्रॉफिट क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा, ये माइनस करना है। थर्ड पॉइंट हो गया कैजुअल इनकम क्रेडिटेड इन पी एंड एल। देखो कैजुअल इनकम के बारे में बात करते हैं, मान लो लॉटरी लग गई 10 करोड़ की, और 10 करोड़ की लॉटरी आपने यहाँ पे लेते, इससे नेट प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ा, नेट प्रॉफिट आपका इंक्रीज हो गया, और नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो गया मतलब आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो गया, इसलिए आप इसको क्या करोगे, रिमूव करोगे। जब उसको हटाओगे तो आपका नेट प्रॉफिट क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो देखिए ये आपने माइनस कर दिया, ये माइनस हो गया, राइट। अब रूटीन इनकम नॉट क्रेडिटेड इन पीएनएल, इंटरेस्ट या कमीशन की इनकम है जो आपने पीएनएल में रिकॉर्ड नहीं करी, तो इससे नेट प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ा, हमारा नेट प्रॉफिट कम हो गया। कम हो गया तो अब आप ऐड कर दोगे, तो ये आपकी रूटीन इनकम है जो आपको ऐड करनी है, ये आपका ऐड हो जाएगा। क्लियर है। तो मैक्सिमम ये 3-4 एडजस्टमेंट्स होते हैं जो पूछे जाएंगे, सारे एक क्वेश्चन में नहीं आते, बट हाँ एक दो स्टेप तो आ ही सकते हैं। अब स्टॉक की बात देखो, ट्रेडिंग और पीएनएल आप एक ही मान लीजिए, डेबिट साइड में लिखते हैं लॉस और क्रेडिट साइड में लिखते हैं प्रॉफिट, और ये आपका नेट प्रॉफिट है। अब देखो ध्यान से, आपने क्या करा, क्लोजिंग स्टॉक को इंक्रीज कर दिया और वैल्यूड हो गया। क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाते जाओ, नेट प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ेगा, नेट प्रॉफिट भी आपका इंक्रीज होता जाएगा। आप क्या करोगे, जितना क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीज हुआ उसको यहाँ से हटाना है, और जैसे हटाओगे मतलब प्रॉफिट आपका कम हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा मैंने ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ये माइनस कर देंगे अपन। बिल्कुल इसका अपोजिट देखिए, इस बार आपने क्लोजिंग स्टॉक क्या करा, क्लोजिंग स्टॉक आपने कम कर दिया। आप तो ये मान लो क्रेडिट साइड में अपन इनकम लिखते हैं, आपकी इनकम कम होगी तो प्रॉफिट भी क्या हुआ आपका, कम हो गया। इसलिए जितना कम वैल्यू लिखा उससे ऐड करना पड़ेगा, तो ऐड अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ये आपने ऐड कर दिया, राइट। अब देखो कुछ क्वेश्चन में तो लिखा हुआ रहेगा, बट कुछ क्वेश्चन में एप्लीकेबल है, अपने आप ही अंडरस्टूड है। पहले साल का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का ओपनिंग स्टॉक होगा ही होगा एनी हाउ, तो ये आपका हो गया ओपनिंग स्टॉक, और ये आपका हो गया नेट प्रॉफिट। अब समझो क्या समझना है, बताता हूँ। इस बार आपने ओपनिंग स्टॉक इंक्रीज कर दिया, आप तो ये मान के चलो डेबिट साइड में लिखते हैं अपन एक्सपेंसेस और लॉसेस, और आपने एक्सपेंसेस इंक्रीज कर दिए। एक्सपेंसेस बढ़े तो प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ा, प्रॉफिट आपका कम हो गया। तो अपन क्या करेंगे, इसको हटाएंगे, और जब हटाएंगे तो प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा मैंने ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, यहाँ पे ऐड कर दो। इसके बाद में ओपनिंग स्टॉक इस बार आपने क्या करा, कम कर दिया। ओपनिंग स्टॉक आपने क्या कर दिया, कम कर दिया। ओपनिंग स्टॉक कम करने का मतलब क्या हुआ, आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो गया। ओपनिंग स्टॉक मतलब आपने एक्सपेंसेस नहीं दिखाए, तो प्रॉफिट बढ़ गया, तो अब आप माइनस करोगे, तो देखिए आपने अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक ये माइनस कर दिया, राइट। और यदि किसी क्वेश्चन में पार्टनर की सैलरी, पार्टनर का कमीशन, पार्टनर का रेमुनरेशन, इस तरह का कोई भी वर्ड दे रखा है,
तो आपको उस अमाउंट को हमेशा गुडविल के कैलकुलेशन के समय माइनस करना है। और अब ये जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू ही क्या कहलाएगी आपके लिए, एक्चुअल प्रॉफिट कहलाएगा, जो आपको गुडविल में काम में लेना है। ठीक है, अब आपके इसमें एक चीज ये दे रखी है, देखिए यदि आप बना रहे हो पीएनएल, और पीएनएल के अंदर यदि पार्टनर को रेंट आप पे कर रहे हो, तो पीएनएल में शो होगा आइदर लॉस और प्रॉफिट। यदि आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये भी आपका पीएनएल में ही आएगा। तो ये दोनों आइटम आपको पीएनएल में दिखाने हैं। बोथ एक्सपेंसेस आर अलाउड इन केस ऑफ लॉस ऑफ फर्म रिकॉर्डेड इन पीएनएल। घाटा या फायदा हमें कोई मतलब नहीं है, दोनों आइटम इसी में लिखे जाएंगे। और याद कर लो, रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन और कमीशन टू मैनेजर, ये तीनों आइटम आपके पीएनएल में ही रिकॉर्ड करे जाते हैं। ये चीजें इससे रिलेटेड है, राइट। अब यहाँ पे एक एंट्री बनती है गेनिंग पार्टनर और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के बारे में। तो देखो इसका रूल्स बता देते हैं। यदि कोई पार्टनर गेन कर रहा है, मानिए उसको फायदा हो रहा है, तो फायदा हो रहा है तो अपने फायदे की कीमत देगा। तो गेनिंग पार्टनर को तो क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे, क्योंकि वो पैसा किस में से देगा, कैपिटल में से, और उसकी कैपिटल क्या होगी, डिक्रीज होगी। और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो हमेशा जर्नल एंट्री बनेगी गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, राइट। इसी तरीके से आपको बता रखा है कि रिजर्व दे रखे हैं पुराने, तो इनको बांटने का क्या तरीका होगा। तो देखो इसके पीछे एक सिंपल सा रूल है, ये बैलेंस शीट है। देखिए आपने बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिख दिया जर्नल रिजर्व। डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत सिंपल है। जर्नल रिजर्व लिखा हुआ किधर है, सर लायबिलिटी में। जो आइटम लायबिलिटी में लिखा होता है उसका क्रेडिट बैलेंस है, अब आप उसको क्या कर दो, डेबिट। तो आपकी एंट्री बन जाएगी जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। या किसी भी तरह के प्रॉफिट बांटने वो लायबिलिटी में लिखे हैं, इसका मतलब उनका क्रेडिट बैलेंस है, आप उनको डेबिट करोगे तो पर्टिकुलर नाम से आ जाएगा, पीएनएल अकाउंट डेबिट या रिजर्व अकाउंट डेबिट या वर्कमैन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। इधर भी देखिए यहाँ पे गुडविल लिखा हुआ है या पीएनएल लिखा हुआ है, इनको बोलते हैं राइट ऑफ करना। ओके, ध्यान से देखो, ये दोनों आइटम लिखे हुए किधर है, एसेट साइड में। और जो आइटम एसेट्स में लिखे होते हैं उनके बैलेंस कौन से होते हैं, डेबिट। तो अपन क्या करेंगे, इनको क्रेडिट कर देंगे। एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल और गुडविल, राइट। ये इसका मीनिंग हो गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, वो ये है, बहुत छोटा सा है, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसको कुछ लोग पीएनएल एडजस्टमेंट भी बोलते हैं, एक ही बात है। आप पीएनएल एडजस्टमेंट बोल दो इस तरीके से, ये आपका डेबिट साइड हो गया और ये आपका क्रेडिट साइड हो गया, राइट। अब देखिए इस रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड में क्या लिखते हैं अपन, लॉस, और क्रेडिट साइड में क्या लिखते हैं, प्रॉफिट, राइट। अब देखिए लॉस कैसे होता है, यदि आपकी एसेट्स क्या हो जाए, कम हो जाए, तो क्या होगा, लॉस, तो इधर लिखेंगे। और यदि आपकी एसेट्स इंक्रीज होगी तो प्रॉफिट, तो एसेट्स यदि इंक्रीज हो रही तो आप इधर लिखोगे। मानिए एसेट्स बढ़ा तो प्रॉफिट और एसेट्स कम हुआ तो लॉस, सिंपल सी बात है, राइट। जैसा सपोज करो आप 100 रुपए लेकर के आए, आते समय रास्ते में बाय मिस्टेक आपसे जेब से वो 100 रुपए गिर गए, लॉस हो गया, आपको 100 रुपए चले गए। जितना लॉस और आप डेबिट साइड में लिख दोगे उस एसेट्स के नाम से। यदि प्रॉफिट हो रहा है क्रेडिट साइड में लिख दोगे। और बिल्कुल अपोजिट, यदि आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो क्या होगा, आपको लॉस, डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा। और यदि आपकी लायबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो क्या होगा आपका, प्रॉफिट, तो आप इधर लिख दोगे, राइट। कोई भी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, अब रिकॉर्ड करेंगे अपन, और कोई भी अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, अब रिकॉर्ड करेंगे, तो एक को डेबिट में एक को क्रेडिट में लिख देंगे, राइट। अब आप इस अकाउंट का डिफरेंस निकालोगे और ये आपका डिफरेंस हो गया। ये देखिए बैलेंस, इस बैलेंस को अपन नाम देंगे प्रॉफिट, और ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा, तो आप यहाँ पे लिखोगे टू कैपिटल, और ये जो भी पार्टनर है, प्रिज्यूम कर रहे हैं ए और बी है, तो ए और बी में क्या करेंगे, ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लॉस भी हो सकता है, तो देखिए कैपिटल अकाउंट है, ये ए और बी है, ये लॉस है, ट्रांसफर कर दो, तो बाय कैपिटल ए और बी में लॉस पूरा का पूरा ट्रांसफर कर दिया अपन ने, ये इसका मीनिंग हो गया। अब देखो लेजर से जर्नल एंट्री बनाना बहुत ईजी है, कैसे, देखिए
ये रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड है और मैंने यहाँ पे लिखा स्टॉक। तो क्या एंट्री बनेगी, देखिए एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल, इस तरीके से आपको एंट्री बनानी है। तो ऑलमोस्ट इस चैप्टर के नोट्स मैंने आपको ब्रीफ करे, ठीक है। जो भी इसमें आपकी क्वेरी आप आपकी अटेंडेंस में मार्क कर दो, बेटर है। और उसमें आप लिख सकते हो, पर्सनल कॉल भी कर सकते हो, आप बता सकते हो, उनके आपके डाउट्स क्लियर होंगे, ठीक है। आप अपना क्वेश्चन भी छोड़ सकते हो, मैं उसका आंसर्स आपको डेफिनेटली दूंगा। और अगले चैप्टर में मैं अब आपको बताऊंगा इससे आगे एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर के बारे में अपन बात करेंगे। एडमिशन ऑफ पार्टनर के समय ऐसे कौन कौन से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है जो अपने को फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।